यहाँ इंसर्ट कर दी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इस फैक्टर को जब डिफरेंशिएट करेगी तो हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा जी, अब अगर हम ओमेगा टी जो है हम सारे जानते हैं इस इक्वेशन के साथ, ये जो ऑरेंज कलर में आपको ब्लॉक्स में नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सर जी आपकी आवाज एवरीवन नहीं जो है ठीक आ वो रही। इसके साथ फेमिलियर। सर ठीक आ रही है। यस सर सही है। मेरा ख्याल आवाज तो ठीक आ रही है, मैं हस्बे मूल जैसे पहले था वैसे ही बात कर रहा हूँ, तो कैसे सर ठीक आ रही है। नो सर मेरी तरफ इशू है नेट का। अच्छा चलें, उसको जरा एक दफा थोड़ा सा अपनी जगह को थोड़ा चेंज करके आगे पीछे ना, तो जरा देखिएगा जरा ही। तो इस इक्वेशन को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साइंस जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के साथ हम मैट्रिक एफएससी और अब तक काफी दफा इसको देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, इससे काफी फेमिलियर हैं। ट्रिग्नोमेट्री की मशहूर क्वेश्चन है, उसी को यूज करते हुए हमने थीटा की जगह पे अब हमने अपना एंगल चेंज किया है ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर ये सारा इस तरह सेटअप लगा दिया जाए इसके अंदर ओमेगा टी प्लस 5 का, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। तो थीटा की जगह पे मैंने उसका एंगल जो है ओमेगा टी प्लस 5 लिखा हुआ। तो ये चीज जो है ना, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 इस और ये साथ जो रिलेशन है इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया, यानी इस सारी की जगह पे जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा टी प्लस 5 अंडर रूट मैंने साथ में लगा दिया होगा। आई थिंक सो ये चीज इतनी क्लियर है, अगर नहीं है तो पूछ सकते हैं। आज मेरे पास कुछ स्लाइड ऐसी भी हैं जो सिर्फ आपको याद दहानी के लिए, जिसमें हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूले हैं जो हमने एफएससी के दौरान या मैट्रिक के दौरान हमने पढ़े थे, तो वो हमने आज एक दफा रिवाइज करने हैं। मैं इस स्लाइड के बाद वहीं पे जाके एक दफा आपको गो थ्रू करवाना चाह रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, जी एक्स एम, ये सारा आ गया। इसके बाद हम ये जानते हैं कि ये जो इसी इक्वेशन से जो हमने ऊपर टॉप पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी प्लस 5 एक्स ओवर एक्स एम, यानी ये वाले जो एक्स एम जो है मैग्नीट्यूड वैल्यू है उधर जाकर बॉटम में चले गई। तो उसको इक्वेशन को हमने इस तरह से जब लिखा तो ये हमें कॉस ओमेगा टी की जगह पे एक नई नोटेशन जो है वो इंसर्ट करने का मौका मिल गया। यानी हमने उस इक्वेशन को अब सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की शक्ल के अंदर उसको ढाल लिया है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट चल रहा है नीचे। और नीचे अब नीचे नेक्स्ट लाइन पे जब हम आते हैं तो उसका हमने एलसीएम लिया हुआ है हमने, यानी एक्स एम स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास सामने आ रही है। अब आप जानते हैं कि ये चीज़ जो है ये सेपरेट हो चुकी हुई है, पहले ये कंबाइन थी और इसको हम एक्स एम स्क्वायर का अंडर रूट नहीं ले सकते थे इस शक्ल में हम इसका एक्स एम स्क्वायर अंडर रूट नहीं ले सकते थे। यहाँ पे वो अब चीज़ सेपरेट हो चुकी हुई है, पूरी एक वैल्यू को डिवाइड कर रही है इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर। तो इसको जब हमने हल किया फर्दर तो ये नीचे बॉटम में एक्स एम हो गया, यानी स्क्वायर से फ्री हो गया। सारे जानते हैं कि अंडर रूट जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया तो एक्स एम हमारे पास आ गया। तो यही एक्स एम मजीद इसको सिंप्लीफाई कर देगा, यानी ये जो है डिवीजन हो रही है एक्स एम और एक्स एम, तो ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। तो इसी को हम वेलोसिटी कह रहे हैं। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फ्रॉम दिस रिलेशन we find that velocity of simple harmonic motion is maximum when displacement x is minimum and velocity is minimum when displacement x is maximum। अब मुझे याद है कि इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था इस लाइन को, कि अगर हम यानी x जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा और उस वक्त वेलोसिटी पे इसका क्या असर आएगा, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर एक्सएम ये चीज जो है हमारी अगर मिनिमम होगी तो डेफिनेटली ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम में से
वो कुछ चीज़ को माइनस करेगी, जब माइनस करेगी तो वेलोसिटी की उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो वेलोसिटी भी रिड्यूस होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ मैथमेटिकली लास्ट टाइम देखा था हमने। अगली स्लाइड कुछ हमारी इस तरह से है कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एस एच ओ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम ये इस इक्वेशन के साथ अब हम फेमिलियर हैं कि जो एक्सेलरेशन जो है इसकी डिफाइन जब हम वर्डिंग में करते हैं तो क्या किस तरह से हम करते हैं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकल नोटेशन में हम लिख दिया है ए इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। अब वी अभी हमने रिसेंटली पीछे हमने इसको इक्वेशन को फाइंड आउट किया है पिछली स्लाइड्स के ऊपर, तो उस वी की वैल्यू को हम इसकी जगह पे यहाँ लिखना चाह रहे हैं डी ओवर डी टी ब्रैकेट माइनस ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब हम इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इन जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्दर तो हमारे ओमेगा के अंदर मजीद उसका एक और बढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन एक्सेलरेशन की कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इसके अंदर हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये वाला जो फैक्टर है इसको हम x के बराबर पहले हम स्टार्ट में पिछली स्लाइड के स्टार्ट में इसके x के बराबर कह चुके हैं। अगर ये x के बराबर है तो फिर हम लिख सकते हैं इस सारे को x। तो अब यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। फ्रॉम दिस रिलेशन वी फाइंड आउट दैट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, but direction of acceleration is opposite to the displacement. Thus, acceleration is maximum at extreme position because elastic restoring force is maximum at extreme position. Acceleration is zero when displacement is zero. The acceleration is zero at the mean position because elastic restoring force is zero at its mean position. अच्छा जी, अब हम इसमें जाने से पहले पीछे जो मैंने कुछ स्लाइड्स लेक्चर्स के अंदर हमारे यहाँ मैंने कुछ जी, यहाँ पे मैंने ये आपकी सिर्फ रिवाइज करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं है कि हमने ये फॉर्मूले पीछे पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस के अंदर जो किसी हद तक हम भूल गए थे, तो उसको हमने एक दफ़ा रिवाइज करने के लिए हमने ये सारा सेटअप यहाँ पे मैंने शो कर दिया हुआ है। द लिस्ट ऑफ इंटीग्रल फार्मूलाज आर कि अगर हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो जस्ट 1 है, तो हम उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो x प्लस सी इज द कांस्टेंट, साथ साथ इंटीग्रेशन में आना शुरू हो जाता है, और a है और उसके साथ में dx है तो x साथ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें सारी हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे वो है x है, उसको साथ में डिफरेंस dx साथ लगा हुआ है, तो जब हम इसको हल करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को हल करेंगे तो x में एक पावर ऐड हो जाती है और नीचे यही प्रोसेस यानी n+1 वाला भी वो नीचे रिपीट होता है, साथ में हमारे पास c कांस्टेंट आ जाता है। यानी इंटीग्रेशन को जब भी हल करना है तो उसका जो आंसर आना है उसमें कांस्टेंट वैल्यू लाजमी आ जाती है। इसी तरह से हम जानते हैं इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स जो है उसका माइनस कॉस एक्स होता है। यानी एक दफ़ा सारा इसको अब जरा गो थ्रू हो जाए कि साइन स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो tan x है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा दोबारा स्लाइड्स को, ताकि आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से आपको याद रह जाए। ठीक है, आई थिंक सो दोबारा मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये एक दफ़ा बस आपने देखना है, इसको देख लिया होगा आई थिंक सो सब बच्चों ने। जी सर, देख लिया। ओके जी, अब अगली स्लाइड पे यही है। These integral formulas are equally important as differentiation formulas. Some other important integration ये इसमें ये आ रही है कि अब अगर इस तरह की नोटेशन आनी शुरू हो जाए, ये अब हम इससे फेमिलियर हैं, ये हमने एफएससी में बाकायदा से इसको साबित भी किया हुआ है और वहाँ अच्छी खासी कैलकुलेशंस की हुई हैं। तो अब ये हमारे लिए एक फॉर्मूले के तौर पर हमारे पास एक टूल के तौर पर, इंटीग्रेशन का एक टूल के तौर पर हमें अभी नजर आ रही है कि अगर ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन की शक्ल में हो तो उसको हम साइन इनवर्स, ये प्लस का साइन है तो ये हमारे लिए बन जाएगा tan इनवर्स x के तौर पर। इसी तरह से ये वाली चीज है दैट इज सीकेंड x। तो ये इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है साइन n, इन साइन की कोई पावर होगी और साइन जो है वर्किंग विद द फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू -1/n साइन n-1 x cos x प्लस n-1 ओवर n साइन n-2x dx। यानी इस किस्म की जो है ये वाले हमने साबित किए हुए हैं और इसकी कैलकुलेशंस की हुई है। इस तरह से cos n की है, फिर टेंजेंट n की है, फिर सीकेंट n की है, cos सीकेंट n की है। ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल तो नहीं होंगी लेकिन ये आपने की हुई हैं, सिर्फ एक दफ़ा देख लेने से आपको ये चीज़ें सारी फ्रेश हो जाएंगी।
इसी तरह से जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये इसको देख लीजिएगा, वही चीजें हैं, वही चीजें जो पीछे हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन वाली, साथ में उनका डेरिवेटिव भी साथ में दिया हुआ है कि अगर किसी को भूलता है कि डेरिवेटिव्स का क्या है तो ये डेरिवेटिव भी साथ में उसके साथ टैग किया हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर चीजें कुछ देखी थी कि जनाब डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन के साथ आ जाता है। तो इस चीजें हमने पहले देखी हुई। तो मेन जो चीज दिखाने का मकसद ये था कि कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जब हम उसको हल करते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आपके पास है एक्स रेज टू पावर एन, तो जब हम और इसको इंटीग्रेट के साथ अटैच की इंटीग्रेशन की कर रहे हैं तो 1/n+1 और उसमें एक पावर ऐड हो जाती है। ये लास्ट टाइम हमने इस तरह किया था कि डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, उसका अगर डेरिवेटिव पूरा मौजूद हो तो हम उसको उसकी पावर में ऐड करके, और जो चीज़ पावर में पहले मौजूद होती है जो उसमें 1+ ऐड करते हैं वही प्रोसेस नीचे बॉटम में भी दोहराते हैं। तो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम में हमने इस्तेमाल की थी, तो इसलिए मैंने समझा कि इसको दो फिर आपके सामने एक दफ़ा लाया जाए। तो ये चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं दोबारा से फिर उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये यहाँ तक तो हम कर चुके हुए थे। तो उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम जो है, हेलो जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो क्लास में कोई मजीद ऐड तो नहीं होना चाह रहा? अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे इस चीज को दोबारा से कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है हमारा, ये जितनी प्रॉब्लम ये मैं मेजरली जो है ना ये हेलिडे, रेजनिक एंड क्रेन उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने कम से कम जब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी 2-3 बुक्स आपको नाम याद होने चाहिए और बुक को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे के सारे नोट्स वहीं से लिए गए हैं, तो प्रॉब्लम्स भी वहीं की हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें आप सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है क्या कि इसमें जनाब हमारे पास एक लोड है जिसका मैस, लोड का जो मैस है वो 15 ग्राम elongates a spring by 2 centimeter if body of mass 294 gram is attached to the spring and it is set into vibration with an amplitude of 10 centimeter. What will be number one, its speed, spring constant and maximum speed of its vibration. इन ये 3 चीजें हमने इससे मालूम करनी है। तो जिस तरह से हम पहले हल करते आए थे कि सबसे पहले डेटा जो गिवन मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है उसको राइट कर रहे हैं कि मैस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 15 ग्राम, उसको हमने ऐसे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, 100 पे डिवाइड कर दिया, उसको 1000 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.015 kg आ गया। अब उसकी जो इलोंगेशन है यानी उसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगी मैस बनाने के पे वो 2 सेंटीमीटर है, उसको भी हमने ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, 100 पे डिवाइड कर दिया तो दैट गिव यू 0.02 मीटर आ गया। अच्छा जी, मैस ऑफ सेकंड पेंडुलम जो है, अब हमारे पास हमने उसको रिप्लेस भी किया दूसरे मैस को, उसका जो मैस है वो 294 ग्राम है, उसको भी 1000 से डिवाइड किया और उसका फिर किलोग्राम मैस कन्वर्ट हो गया। उसकी जो एक्सटेंशन जो उसके अंदर आनी है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर किया तो उसको भी 100 पे डिवाइड करके हमने 0.01 मीटर में कन्वर्ट कर दिया हुआ। अब जो चीज़ हमारे से डिमांडिंग है इस प्रॉब्लम के अंदर वो है टाइम पीरियड और स्प्रिंग कांस्टेंट के और मैक्सिमम स्पीड। तो पहला जो है हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है जिसमें मैस भी दिया हुआ है, यानी सबसे टॉप वाली लाइन जो है जिस सिस्टम की हमें दी हुई है उसके जरिए से हम कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्प्रिंग जो है वो दोनों केसेस में सेम है। अगर हम स्प्रिंग का एक दफ़ा कांस्टेंट मालूम कर लेंगे तो फिर दूसरे डाटे में उसको इंसर्ट करके हम तो वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको फिर हमने हुक्स लॉ, हमारे पास मशहूर ज़माना फार्मूला है F=kx, तो उसको हमने इस्तेमाल किया है और यहाँ पे चूंकि वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम को जो कि स्प्रिंग के साथ अटैचमेंट है, तो m1g=kx के साथ हमने इसको कंपेयर कर लिया तो k=m1g/x आ गया। तो m की वैल्यू हमने साथ में इसके लगाई और g की वैल्यू साथ में लगा के हमने 0.02 से डिवाइड करके जो हमारे पास कांस्टेंट उसकी वैल्यू आई स्प्रिंग की वो 7.35 न्यूटन इंटू मीटर आ चुकी है। और अब हमने अगर टाइम पीरियड मालूम करना हो, अब हमारे पास दूसरे मैथ्स का जो गिवन है हमारे पास, तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो उसका मैथ्स हमने ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट किया होगा। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ये वाला 0.294 किलोग्राम, वो लगाने पे के की वैल्यू भी हमने निकाली है पहले सिस्टम से।
तो k की वैल्यू 7 लगाने पे हमारे पास उसका टाइम पीरियड आ गया, दैट इज 1.26 सेकंड आ गया। अब अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी हो तो वो हम v नॉट इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m2, यानी हम थोड़ा सा फर्क पैदा कर रहे हैं m1 और m2 के हिसाब से। ये दो मैसेज यूज कर रहे हैं, इसलिए एक को m1 कह दिया और दूसरे मैसेज को m2 कह दिया हुआ, तो यहाँ इसलिए m2 यहाँ पे हमें लिख रहे हैं। तो k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है 7.35 और m2 जो है हमारे पास 0.294 है, जो कि ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो उसको जब हल किया तो हमने 0.05 मीटर पर सेकेंड उसकी मैक्सिमम स्पीड हमारे पास आ गई। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है कि एक स्प्रिंग है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 80 न्यूटन पर मीटर है और ये वर्टिकली सपोर्ट से मास ऑफ 1 किलोग्राम के साथ अटैच है, इन द रेस्ट पोजीशन है और हालत सुकून में है, तो वाइब्रेशन नहीं कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द मास मस्ट बी पुल्ड डाउन। तो जी, सो दैट ऑन बीइंग released it may pass the mean position with the velocity of 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले डेटा लिखा जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है उसने हमें 80 न्यूटन पर मीटर है और मास उसका 1 है और मैक्सिमम स्पीड भी हमें गिवन है जो कि उसने 1 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो हमने उसका एम्पलीट्यूड मालूम करना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वो v नॉट इज इक्वल टू x नॉट के ओवर m अंडर रूट, अभी हमने पीछे हमने फॉर्मूले में इस्तेमाल भी किया उसको। तो x नॉट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीशफल इसको चेंज किया है हमने, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है x नॉट, तो हमारा x नॉट जो है वो राइट साइड पार्ट पे यहाँ मौजूद है। तो इसको हमने फ्री करने के लिए क्या किया हमने कि v नॉट और इस वाले सारे को अंडर रूट वाला जो सारा हमारे पास फैक्टर था उसको उसके नीचे बॉटम में लेके दूसरे वो कुछ इस तरह शक्ल में लगा दिया। तो फिर ये हो जाएगा कि हमारे पास v नॉट ये उलट जाएंगे तो ये m ओवर k की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। तो v हमारे पास 1 है, m हमारे पास 1 है और ये जो k है दैट इज 80 हमें पहले से ऑलरेडी डेटे में गिवन है। तो इस सारे का जो हल करेंगे तो 0.11 मीटर आ जाएगा। तो इतनी इसमें एक्सटेंशन आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। अगला प्रॉब्लम जो है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1.6 किलोग्राम इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यानी हालत सुकून से आपने उसको रिलीज किया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन x is equal to 0 if the surface is frictionless। यानी कंडीशन भी साथ दे दी हुई है कि सरफेस की जो है वो स्मूथ है, उसकी फ्रिक्शन या जो फर्श ने अपोजिशन पैदा करनी थी जगह उसकी हरकत के अंदर वो खत्म कर दी है। तो सबसे पहले डाटा लिखेंगे। जो डाटा हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन दिया हुआ है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज k इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर और मास है 1.6 kg है, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे सिस्टम पे। तो वो हमने 100 पे डिवाइड करके तो इसको बड़ा इजीली 0.02 मीटर की शक्ल में हमने किया। डाटा जो हमें गिवन था सारे का सारा ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो हमने मालूम करना है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट, और यही वो फार्मूला है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि v नॉट इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m अंडर रूट। और ये MCQs भी इसका बन सकता है, ठीक है जी। एक्स मैक्स वी नॉट मालूम करने के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करने के लिए, एक्स नॉट मालूम करने के लिए दूसरा MCQ बन सकता है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने साथ साथ MCQ को जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको उसके ऊपर महारत भी हासिल हो जाएगी MCQ को हल करने की भी, और जो आर्टिकल है उसको मजीद इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसलिए आप इसको साथ साथ प्रिपेयर भी करते चले जाएं। तो डाटा मैंने साथ लगा दिया, x नॉट 0.02 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1.6 अंडर रूट। इस सारे को अब ये सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है, इसको जब आप करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारा थर्ड जो प्रॉब्लम है, ये पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वेरी स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल स्केल पे बात हो रही है। तो 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के साथ वो
ऑफसेट कर रहा है at that distance from midpoint of its position, does its speeds equal to 1/2 of its maximum speed? ठीक है, यानी मैक्सिमम स्पीड का हाफ पूछ रहा है भाई कि उस वक्त उसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो वो हाँ चीज़ हमने देखनी है। सबसे पहले उसी तरह से 3 हेडिंग्स बनती होती हैं जब भी हम प्रॉब्लम हल करते हैं। एफएससी में हम देखा था हमने कि पहले जो डाटा दिया होता है उसकी हेडिंग, फिर जो चीज़ मालूम करनी होती है उसकी, और फिर कैलकुलेशन वगैरह। उसी तरह से हम चलते हैं। फिर जो डाटा लिखा है हमने, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, करिए इसको कन्वर्ट ऐसे सिस्टम के अंदर, तो 3/100, तो दैट विल गिव यू 0.03 मीटर। उसके बाद जो चीज़ डिटरमाइन करनी है हमने वो डिस्प्लेसमेंट है x, व्हेन वेलोसिटी v इज इक्वल टू v मैक्सिमम ओवर 2 हो। ठीक है, तो अब वो करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि v इज इक्वल टू ओमेगा xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, ये पीछे पड़ी हुई हमने। तो यहाँ से हमने चूंकि हमारी जो v के साथ हमने कंडीशन लगाई हुई है कि ये v मैक्सिमम हाफ होनी चाहिए, तो उसको हमने यहाँ पे उसको लगा दिया, उसके उसी इक्वेशन का साथ में लगा दिया हुआ है। और बाकी ओमेगा को हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू k/m अंडर रूट होती है, वो भी साथ में उन्होंने टैग कर दी हुई है। यानी इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज दैट, यानी इस इक्वेशन के साथ जो हमने चेंजेस की हैं उसकी जो इम्प्लीकेशन हुई है, जो उसकी आगे इम्प्लाइज हुआ है, वो ये सारा इस फॉर्म के अंदर आ गया। बाकी सारी वही चीजें हैं। 2 चीजें हमने इस इक्वेशन के साथ चेंज की हैं, एक v की स्पीड, एक v की और दूसरी ओमेगा की, दोनों हमने यहाँ पे लगा दी, एक ये और एक ये। तो अब हमने क्या किया कि इसको जो v मैक्सिमम है हमने इसको हल किया है कि 1/2, इसको जब हमने v मैक्सिमम के साथ हमने इसको फॉर्मूला जो लगाया इसका, तो वो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, km अंडर रूट ओमेगा m k/m xm। तो k/m पहले से हमारा इस तरफ पहले से मौजूद था, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1/2 xm इज इक्वल टू xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये वाली चीज। तो अब हमने इसको दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं ताकि इस अंडर रूट से हम ब्रैकेट हासिल कर सकें। तो जब हमने स्क्वेयरिंग की हमने, तो ये xm स्क्वायर ओवर 4 और ये अंडर रूट, ये वाला फैक्टर सारा अंडर रूट से फ्री हो गया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये वाली जो चीज है हमारे पास x की वैल्यू, ये इसको हम इधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, और ये वाली चीज हम उठा के इसको इधर ले जाएंगे, वो चीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये एक्सएम जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करता है ना, एक्सएम जो है। जी हाँ जी, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है जी। अच्छा, अब ये वाला यहाँ पे जो फैक्टर है आपको, इसको हम तो सर ये फिर आगे जाकर एक्सएम के लिए, सॉरी आवाज नहीं है मुझे आपकी। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो फैक्टर है माइनस ये वाला, इसको हमने शिफ्ट किया है, हमने इसको हमने लेफ्ट साइड पे ले आए और इस वाले फैक्टर को हम इस तरफ ले आए राइट साइड पे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आनी शुरू हो जाएगी आपको, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू xm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर ओवर 4। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4xm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो उसको जब हम उसको करेंगे तो ये 4 में से एक कम हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 3xm स्क्वायर और 4 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर पहले से ही है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3xm स्क्वायर और 4 आ जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 0.026 मीटर आ जाएगा। यानी यहाँ इस स्टेप्स के बाद 2 स्टेप्स मिस करके यहाँ तक पहुंचेंगे। तो वो मैंने जुबानी बता दिया है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपने खुद से भी इसको ट्राई करना है हल करने के लिए। अच्छा, अगला हमारे पास है एनर्जी कंसिडरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एनर्जी को किस तरह से हम कंसिडर करते हैं, उसकी कंसिडरेशन कैसे होती है। हम सिंपल पेंडुलम में तो हमने देखा था इसको कि उसमें हम किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में, इस तरह की कन्वर्जन हमने उसके अंदर देखी। तो अब यहाँ पे हम अपने इस ऑसिलेटर को, हमने उसको उसका नाम भी ऑसिलेटर दे दिया था कि सिंपल पेंडुलम, दैट इज नाउ नेम्ड एज, यानी पेंडुलम हो चाहे स्प्रिंग मैस का सिस्टम हो, जो चीज ऑसिलेट कर रही है हमने उसको ऑसिलेटर कह दिया। तो अब यहाँ पे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट।
The energy of oscillator at any displacement x from the mean position is partly kinetic energy and partly potential energy. यानी जब वो बॉडी ऑसिलेट कर रही है किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो कुछ पार्ट उसका ड्यूरिंग दैट ट्रैक, ड्यूरिंग दैट ऑसिलेशन, वो कुछ पार्ट उसका किनेटिक एनर्जी में हो, कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी में होगा. तो द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला. तो इसको हम इस फार्मूले से जाहिर करते हैं. किसी भी लम्हे के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह जाहिर कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस, किसी भी लम्हे वो जब ऑसिलेट कर रहा हो, किसी जगह पे भी हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें तो दैट इज द फार्मूला. ये हम पीछे पढ़ा हुआ है हमने. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये हम सारे जानते हैं कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचने के बाद उसके अंदर एक एनर्जी हाइड हो जाती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, इट कम्स अगेन टू इट्स एक्चुअल पोजीशन की तरफ आता है. ठीक है. तो ये स्प्रिंग है जिसके साथ अभी हमने उसको एज ए ऑसिलेटर स्टडी नहीं कर रहे, वैसे जनरल से बात कर रहे हैं कि किसी भी स्प्रिंग को जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी हाइड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब हम उसको फिर उसके एक किनारे को रिजिड सपोर्ट के साथ बांध देते हैं और एक को मैच के साथ बांध देते हैं, और जब हम उसको जब उसके ऊपर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर एनर्जी हम हाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन इसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन से, तो देन जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो हम उसको ऑसिलेटर कहते हैं. दो बातें मैंने की हैं. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट ले लेना कि स्प्रिंग जो है कोई सब स्प्रिंग जो है वो एक ऑसिलेटर है, ऐसा नहीं है. जब तक हम उसको खास स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर नहीं लेके आएंगे वो ऑसिलेटर नहीं कहलाएगा. तो द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय. अब हम किसी भी लम्हे के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को अगर देखना चाहें तो इस तरह से हम देख सकते हैं. U स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी. इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 to x f dx. ये इससे हम सारे जानते हैं कि f dx क्या चीज है. कोई बताना पसंद करेगा कि व्हाट इज f dx हियर? सर वर्क. हाँ जी, वर्क डन, यानी वर्क डन जो है दैट इज f dx. ये हमने पढ़ा हुआ है हमने कि जब भी कोई हम किसी मैस को, किसी बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं, उस पे किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और इट कवर सम डिस्टेंस इन अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड वर्क डन. लेकिन अगर ये किसी एंगल पे हो, कोई किसी यानी जो फोर्स किसी एंगल से लग रही हो बॉडी के ऊपर, तो फिर हम उसके साथ एक तीसरा फैक्टर टैग कर देते हैं, वो कॉस थीटा है. सारे जानते हैं इसको. अगर ये दोनों इन पैरेलल हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्किंग या एक्टिंग ऑन अ सेम डायरेक्शन पैरेलल विद ईच अदर हो, तो फिर वो कॉस थीटा वाला फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि थीटा जो है वो वहाँ पे उसके बीच में होता ही कोई नहीं, एंगल होता है कोई नहीं, जीरो होता है, तो कॉस थीटा जीरो हो जाता है. तो इसी तरह से यहाँ पे फिर वही इक्वेशन इन शॉर्ट वे वो f dx आ गया. यानी हम यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम देखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं इन वेरी स्मॉल सेगमेंट के अंदर, इन थोड़ी डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी चेंजेस करके डिस्टेंस के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं. इसी वजह से हमने वो जो डिस्प्लेसमेंट को चेंज करके देखना चाह रहे हैं उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0/2x. इन x कोई भी डिस्प्लेसमेंट की मिकदार हो सकती है. ठीक है. तो इस वजह से हम छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करके हमने ये लिमिट लगाई हुई है 0 to x. ओके. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि f की जगह पे वही हमारे पास f इज इक्वल टू kx, यदि हमने वही जो हमारे पास हुक्स लॉ है उसको हमने अप्लाई कर दिया, kx dx आ गया. k चूंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इसका रोल नहीं होगा, तो इसको हमने बाहर ले आए, तो x dx रह गया. अब पीछे हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन x ऑफ dx जो है, इसको जब भी हम हल करते हैं तो वो कुछ इसी तरह से करते हैं कि k
एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर में एक ऐड किया, इसकी पावर पहले से एक 1 थी, उसके अंदर एक ऐड किया, ये 1 + 1 जो है वो ही अमल नीचे कर दिया, वो 2 आ गया, तो इंटीग्रेशन खत्म हो गई। और जो ये लिमिट थी अगर तो हो तो फिर तो ये यहाँ पे 0 to x नजर आएगी आपको, 0 से x के बीच में। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं लगाने की जरूरत। अब 0 to x का मतलब है कि एक दफा आप इसमें x की वैल्यू लगाएंगे, यानी x लगाएंगे उसमें, तो आपके पास 1/2 के x स्क्वायर रह गया। दूसरी तरफ नीचे वाली हो सकता है ये 1 हो 2 कुछ भी हो, अब यहाँ पे 0 है, तो वो हम जब लगाएंगे तो प्लस क्या होगा, k 0²/2, क्योंकि 0 होने की वजह सारे फैक्टर्स को 0 कर देगा, तो ये +0 वाला फैक्टर जो यहाँ मैंने लगाना था वो नहीं लगाने की जरूरत, तो 1/2 k x² ही रह गया। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/2 k x² हमारे सामने यहाँ नजर आ रही है। अब x को हम जानते हैं पहले से कि भाई इसकी इक्वेशन जो है xm cos ωt + phi है, तो लगाइए, फिर उसकी वापस दीजिए उसको, तो जब वापस किया हमने तो वो सारा स्क्वायर फॉर्म में चला गया, तो स्क्वायर फॉर्म पे जाने पे यही वाली जो इक्वेशन जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये वाली इक्वेशन जब स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो xm² cos ωt + phi की शक्ल में आ गया। तो अब यहाँ से हम इसी k को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो जिस साथ में उसने टैग ही होना, ब्रैकेट्स रिमूव होंगे, तो k मल्टीपल ऑफ दिस सम इसका बन गया। अब सो पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद टाइम एंड हैज मैक्सिमम वैल्यू, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 k xm², ये कब होगी, जब ये वाला फैक्टर जो होगा ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला k = 1/2 mv² है। इसी v को हमने अब अपनी मैथमेटिक्स की जुबान में जब लिखेंगे तो वो होगी dx/dt, यानी v को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, change in displacement with respect to time, ठीक है। वो हमने जो है वो डिस्टेंस जो है कवर किया इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो dx/dt yes, हमने यहाँ पे लिख दिया उसका, तो v = dx/dt स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया हुआ। इसी तरह से हमने 1/2 m आ गया, ये d/dt थोड़ा साइड पे करके वही इक्वेशन जो पिछली स्लाइड पे चलाई थी, x = xm cos ωt + phi, वही यहाँ पे साथ में फिर टैग so कर x की और स्क्वायर हमने लगाया हुआ। जी, यहाँ x की वैल्यू लगाई है जो पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ी थी, वो yes, जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, यहाँ कर्सर, yes, ठीक है, वही हमने दोबारा से यहाँ से लगा दी है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है तो स्क्वायर की जान हमने नहीं छोड़नी, स्क्वायर वहां ही लगा हुआ है और उसको हमने बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हमने रखा हुआ। तो ये इसको जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -ωxm sin ωt + phi, फिर सारे का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 m ब्रैकेट से बाहर है। जब हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये डेफिनेटली ये माइनस भी इसमें से अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो आप +1 नहीं आता, तो ये m ω² xm² sin² ωt + phi आ जाएगा। जब इस तरह की सूरत हाल आ गई तो अब हम जानते हैं कि इसमें से कुछ चीजें हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ω² की एक कंडीशन हमने पहली स्लाइड्स के ऊपर पढ़ी थी कि ω² = k/m, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते थे कि ω k/m√, ये हमने पहली स्लाइड्स के अंदर ये पढ़ी हुई है और आपको याद भी है। तो वो हमने यहाँ पे उसको दोबारा से जब लिखेंगे k/m की शक्ल में, इसको मैंने यहाँ k/m की शक्ल में, जरा गौर सुनिएगा, k/m की शक्ल में जब लिखा यहाँ पे, तो m चूंकि बॉटम में आ जाएगा तो इस वाले m से वो अपने आप को कैंसिल आउट करके तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास yes, सिर्फ k रह जाएगा, yes, k × xm² sin² ωt + phi रह जाएगा। तो बस यहाँ से ये चीज, इसके बाद हम जानते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये वाला सारा फैक्टर 1 के बराबर होगा, तो इसलिए वो जब 1 के बराबर फैक्टर आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी = 1/2 k xm² हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बी भी आ चुकी हुई है। अब टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो हमने मालूम करनी है, तो वो किसी भी लम्हे पे उस ऑसिलेशन ट्रैक के ऊपर किसी भी जगह पे, अगर हमने जो कि हमने पहले कहा है कि पार्टली काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टली वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसको हम सम अप कर लेंगे। जब हम उस एनर्जी को सम अप करेंगे तो वो कुछ हमारी वो जो हमने इक्वेशन पीछे बनाई हुई हैं,
ए और बी वो यहाँ पे हम लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम ये चीज़ लगा दी है जो पीछे हमने अभी देखी है। पीछे फिर ये बी है और ये पीछे हमारे एक ए है लास्ट पे, तो वो चीज़ें हमने उनको वहाँ पे इसमें लगा दी। जब ये चीज़ जो हमने लगाई और इसमें ये भी इसमें हमने कर दिया, तो कुछ हमने देखा है कि कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं मुझे। ये 1/2 के XM² ये कॉमन है, यानी ये प्लस के इस तरफ भी कॉमन, इस तरफ भी मौजूद है और प्लस के इस तरफ भी मौजूद है, तो फिर इसको हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये इक्वल के बाद 1/2 के XM² ब्रैकेट के नीचे हमारे पास ये cos² ωt प्लस फाई प्लस sin² ωt प्लस फाई, वो इस तरह से आ गया। यहाँ पे cos² ωt पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखा है, कोई मसला नहीं है। तो sin² थीटा बाद में तो बाद में चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, तो दैट डजंट मीन अबाउट इट, क्योंकि कॉन्स्टेंट दोनों के साथ सेम लिखा हुआ है। ये इससे हम फिर फेमिलियर हैं बहुत तरह से कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री की एक मशहूर इक्वेशन है जो एफएससी में पढ़ी हुई। तो जब ये 1 है, हाँ जी, तो जब ये 1 है, जी, तो जब ये 1 है तो 1/2 के x² आ जाएगी, तो E इज इक्वल टू 1/2 के XM² दैट इज C। तो अब हमारे पास कहता है कि अगर ये हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A B C वी फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, यानी मैक्सिमम जो होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी, यानी वो टोटल एनर्जी के बराबर ही आ रही है। इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व नजर आ रही है, हेंस टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। अब उसमें 3 पॉइंट्स उसने बताया हमें, कहता है एट द मीन पोजीशन एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही हो तो मीन पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। एट द एक्सट्रीम पोजीशन द एनर्जी इज एंटायरली पोटेंशियल, यानी जब भी आप उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जब देखेंगे उस बॉडी को, उस वक्त सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होगी, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 होगी। इसी को बात कर रहे हैं कि एट एनी अदर पोजीशन, यानी इन एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन, एट एनी अदर पोजीशन द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। फ्रॉम इक्वेशन A, B and C we also note that energy of oscillator is directly proportional to the square of the amplitude of the motion, square of the amplitude of the motion। इस चीज से आप ले जी, अब हमने कुछ यहाँ से चीज देखनी है कि शो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 into E, यानी 1/2 into E, where E is the total energy of the S actual, यानी simple harmonic motion। जी, as kinetic energy at any instant is described by this formula, यानी kinetic energy is equal to 1/2 K XM² sin² ωt plus phi। अच्छा, जब हम इसको at any instantaneous potential energy is given this one, यानी ये इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई है, kinetic energy को इस शक्ल में और पोटेंशियल एनर्जी को इस शक्ल में हम लिखा हुआ, हमने देखा हुआ और पढ़ा हुआ इसको हमने। नाउ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी, जब हम इसको एवरेज लिखना पसंद करेंगे तो हम इसके साथ कुछ इस तरह से सलूक करेंगे। ये जो एक इस तरह की नोटेशन है, इट्स नॉट अ ब्रैकेट, ये एक नोटेशन है जो किसी भी चीज की एवरेज को लेते हुए हम उसको हम शो करते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों तरफ यहाँ पे भी इस तरह की ब्रैकेट, यानी ये वाली जो यहाँ नजर आ रही है आपको, ये इस तरफ भी आ गई है और इस तरफ भी आ गई और इस तरह यहाँ पे भी साथ में नोटेशन के तौर पर लिख दी हुई है जिसकी हम एवरेजिंग करने जा रहे हैं। तो अब ये इसकी एवरेजिंग के दौरान हमारे पास जो इस काइनेटिक एनर्जी 1/2 के XM² sin² प्लस ωt प्लस फाई आएगा, ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1/2। तो चूंकि एवरेज लेनी है, एवरेज दो वैल्यूज की एवरेज लेते हुए जब उनको 0 प्लस समथिंग कुछ भी वैल्यू हो उसको जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो दैट इज द 1/2 फैक्टर आ जाएगा। तो 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इसको 1/4 के XM² बना देगा। इसी तरह से हमारे पास जब हम पोटेंशियल एनर्जी की एवरेजिंग करेंगे तो उसके अंदर भी हम उस चीज को हम 1/2 कंसिडर करेंगे, इस वाले फैक्टर को 1/2 कंसिडर करेंगे। तो जब ये इसको उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 के XM² हमारे पास आएगा। अब दोनों इक्वेशन जो है हम उसको जब अपनी पहली वाली ऑसिलेटर वाली इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं
कि भाई कंजर्व रहती है जब काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंटेनियस समय के ऊपर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जब ऐड अप करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यही चीज हमने यहाँ पे इसको लगा दी कि 1/2 k xm स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 प्लस 1/2 k xm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 के साथ जब हमने किया तो 1/2 k xm स्क्वायर कॉमन लेते हुए हमने ये चीज अंदर जो बच गई इसको हमने 1 साबित करके हमने ये चीज हमने निकाली। अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी जो भी हमने निकाली है जिसके दोनों का जिनका हासिल जो है 1/4 k xm स्क्वायर आएगा पिछली स्लाइड के अंदर, जब हम उसको हम अब गौर से देखते हैं तो ये 1/4 को हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी 1/2 इंटू 1/2। जब 1/2 को हम स्प्लिट करते हैं तो 1/2 बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास एक सिमिलर चीज मिलती है, देखी देखी लग रही है, और वो है एनर्जी के बराबर जो पीछे हमने साबित किया। तो यहाँ पे जब ई लगाएंगे तो हम अब यहाँ कह सकते हैं कि जनाब काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दैट वुड बी द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो यहाँ से हम इस चीज को साबित कर रहे हैं। इसके बाद अगला हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि फ्रॉम द एक्सप्रेशन कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इस obtain the expression for velocity for simple harmonic motion। कहते हैं इस चीज को अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में आपने इसको जाहिर करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, पुरानी बात हो गई। द इंस्टेंटेनियस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अगर हम इसको लिखेंगे तो वो p इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर है, पीछे पढ़ा जा चुका हुआ है। अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम लिखेंगे टोटल एनर्जी को तो E इज इक्वल टू 1/2 k xm स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिखना पसंद करेंगे। तो जब हम टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे इसको तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी एक्चुअली ये वाली जो चीज होनी चाहिए थी वो यहाँ होनी चाहिए थी और ये वाले यहाँ पे, तो ये बाहर टोटल एनर्जी हमारे पास ये आ गई और काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है वो 1/2 यानी ये वाली यहाँ पे थी और ये यहाँ चाहिए थी, इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। तो जब हम इस दोनों इक्वेशंस को लिख दिया हमने इसके ऊपर तो उसके बाद हमने एक काम किया हमने कि कुछ चीज़ों को हमने चेंज किया है कि ये वाली जो चीज़ है इस वाली चीज़ को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ यहाँ पे, एक्स वाली एक साइड तो पीछे मेरे पास 1/2 mv स्क्वायर है जी, हाँ जी। तो अब ये मेरे पास इस तरह से ये चीज नजर आ रही है। तो अब चूंकि 1/2 जो है 1/2 जो है वो तीनों एलिमेंट्स के बीच में है तो कॉमन लिया, उसको इसमें से इस रिलेशन में से मिनिमाइज कर दिया तो रह गया mv स्क्वायर, यानी ये वाली जो चीज है अब मैंने यहाँ लिख ली mv स्क्वायर, और उसके बाद ये चीज जो है k xm स्क्वायर वो मैंने यहाँ लिख ली है, दरमियान में माइनस है और साथ में k x स्क्वायर है। तो फिर अब इस चीज के साथ हमने जब इस तरह से लिख लिया तो मुझे यूं लग रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे के भी कॉमन नजर आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे के नहीं है तो इसलिए इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ सिर्फ राइट साइड पे मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, तो के इज इक्वल टू xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या किया कि ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो हरकत करने वाली एलिमेंट है उसके साथ मास जो है कांस्टेंट उसको मैंने यहाँ से एक्सपेल कर रहा हूँ, यानी इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको खत्म करने के लिए दूसरी तरफ जाके इसको बॉटम में लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कोई जो चीज किसी एक साइड पे मल्टीपल हो दूसरी जाके वो डिवाइडेंड बन जाती है, तो यहाँ पे वो डिवाइडेंड बन चुकी है k/m। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू k/m xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब वेलोसिटी को फ्री करना है, हम चाहते हैं कि स्क्वायर वाला चीज खत्म हो जाए, तो हमारे पास एक ही हथियार आ जाता है कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ। जब हमने स्क्वायर रूट किया तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस और साथ में k m x m स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास आ गया। अब ये चीज जो है k/m, इससे फिर हम बखूबी वाकिफ हैं कि दैट इज ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, साथ में xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट आ गया। ये हमारे पास जो है k/m तब हम करते हैं जब वो सिस्टम हमारा हॉरिजेंटल लाइन में, हॉरिजेंटल प्लेन में स्प्रिंग मैस का सिस्टम हो और हॉरिजेंटल प्लेन में वो मूव कर रहा हो, तो इस पे हमारे पास v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये वो वेलोसिटी का वो
एक्सप्रेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम स्प्रिंग मैथ के सिस्टम के साथ अटैच करते हुए जब भी मालूम करना तो इससे हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ गया है एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे हमारे पास आ रही है। मैं सिर्फ 1 मिनट का फल लूंगा, पानी पी लूँ। जी पहली एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास है टॉर्शनल ऑसिलेटर पेंडुलम। अभी तक जो पेंडुलम की शक्ल हमें नजर आई है वो इस तरह थी कि हमने एक धागे के साथ एक मैस बांध दिया जिसको हमने बॉब कह दिया। बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बात करनी है तो हमने उसको बॉब कह दिया। उसकी शक्ल को आइडेंटिफाई कर दिया, बॉब है गोले की तरह का। अगर वो गोला ना भी हो और जस्ट एक कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की कोई मैस है और धागे से रस्सी से बांधा हुआ है और दूसरा किनारा रिजिड स्पूल के साथ बांधा हुआ है, दैट वुड बी नेम एज अ पेंडुलम। ओके, तो अब यहाँ पे हमने पेंडुलम की नई शक्ल देख रहे हैं जिसको हम टॉर्शनल ऑसिलेटर कहते हैं। टॉर्शनल ऑसिलेटर किस तरह का है कि एक डिस्क है और डिस्क का सेंटर बड़े बखूबी मालूम करते हुए वहां से धागे के जरिए से हमने धागे का दूसरा किनारा एक रिजिड स्पोर्ट के साथ बांध दिया। ये हमारा एक नया सिस्टम है। अभी तक हम दो सिस्टम्स को बड़े अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए हैं। दो सिस्टम कौन से ऑसिलेटर वाले? एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, दूसरा हमारा मैस स्प्रिंग का सिस्टम था। दोनों से बाखूबी वाकिफ है और तसव्वुर में हम उनकी ऑसिलेशन को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि भाई वो इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। अब ये नई किस्म आ गई हुई है जिसको हम, अब इसमें क्या होगा कि ये एक जो डिस्क है, जब अपने तसव्वुर में लाइए, डिस्क को सेंटर से बांधा हुआ है। अब ये पूरी की पूरी जो डिस्क है, जो थाली है आपके पास, ये इन प्लेन है, यानी ये प्लेन में है। ये नहीं है कि एक तरफ से नीची एक तरफ से ऊंची है। एक पूरी फ्लैट प्लेन बनी हुई है जिसके सेंटर में धागा बांध के हमने उसको एक फिक्स पोर्ट से बांध दिया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये सेटअप अगर समझ आ रहा है तो बात आगे हमारी बन सकती है। ये कॉन्सेप्ट जेहन में आ गया सब कि मैं यहाँ क्या, मैं यहाँ पे क्या बात कहना चाह रहा हूँ। ईमेल की तरफ से भी कुछ यस सर या नो सर होना चाहिए। सर यही मैं आपको कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, ये पढ़ रहा था पेंडुलम ये वाला, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी इसकी। मैं कह रहा था ये भी वही पेंडुलम है, फर्क कोई नजर नहीं था आ रहा। जी तो अब ये अब क्लियर हो गया है। मारिया भी सुन रही हैं, मारिया फलक भी सुन रही हैं। अच्छा, बीच में गायब ना हुआ करें। जब मैं वापस क्लास में आता हूँ क्वेश्चन से घबराएं ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जब ये इसमें मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास एक प्लेट है और वो प्लेट खाने वाली या चावल वाली प्लेट नहीं है, क्योंकि वो जो प्लेट होगी वो दरमियान में से नीचे किनारों से ऊंची होगी, कतन ऐसी नहीं है। ये एक आप लोगों ने जो बच्चे स्पोर्ट्स के साथ जिनका लिंक है उन्हें ये पता होगा कि वो डिस्क फेंकते हैं, यानी एक स्पोर्ट्स होती है जिसमें हम डिस्क को दूर फासले पर फेंकते हैं। वो डिस्क जो होती है वो उसकी विड्थ, उसका रेडियस वो यकसा होता है। विड्थ उसकी पूरी गुलाई में जैसी होगी और उसका रेडियस भी होगा गोल शक्ल में। ये कॉन्सेप्ट अगर कहते हो तो मैं नेट पे दिखा दूं, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा डिस्क कर दो। सर वो प्लेन होती है बिल्कुल एक जैसी डिस्क में। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ डिस्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है ना। डिस्क सीडी सब ने देखी हुई है। सीडी जो है मेरा ख्याल सब बच्चों ने देखी हुई है सीडी। हाँ जी, तो अगर सीडी की मोटाई को थोड़ा सा और मोटा कर लें और सीडी को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो दैट इज द डिस्क, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास उसी तरह की डिस्क है जिसको हमने सेंटर में से, यानी डेफिनेटली कोई चीज जो सर्कल शक्ल में होती है, गोल होती है, उसका कोई ना कोई सेंटर भी होता है। उस सेंटर को बड़ी महारत से मालूम किया, तो उस सेंटर पे हमने रस्सी के साथ उसको बांध दिया और उसको रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया। अब हमारी जो डिस्क है पूरी की पूरी, जिस तरह हम हाथ को आगे फैलाते हैं तो वो एक प्लेन की शक्ल में फैलता है। तो अगर हम ये जो हमारी प्लेट है ये फैली हुई हो और किसी भी तरफ से नीचे ना हो
बल्कि एक प्लेन की शक्ल में हो, बिल्कुल पैरेलल टू द फर्श। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा फ्लोर है, उसके बिल्कुल पैरेलल हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा टॉर्शनल बैलेंस पेंडुलम बन चुका हुआ है। मैं यहाँ तक बात को समझा पाया हूँ, उम्मीद है आप ये मेरी बात समझ रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं अपनी स्लाइड्स पे आ रहा हूँ। जी, यहाँ से फिर दोबारा देखते हैं, फिगर भी बनी हुई है, ये आपको फिगर नजर आ रही है। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसी तरह से फिगर बनी हुई है। सेंटर उसका देखें ओ है, ठीक है, और इसमें ये यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं, शेडेड पार्ट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पार्ट्स और बड़ा नजर आ रहा है आपको। ये पार्ट्स यहाँ पे 0 है और इस जगह पे एक पी फिक्स पॉइंट लिया हुआ है। ये डिस्क के जो है ब्रिम, जिसको किनारा, डिस्क का जो किनारा है जहां से आगे डिस्क खत्म हो जाती है, उसके ऊपर ये पी पॉइंट लिया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है आर, इस जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, यहाँ आर, और इसके बिल्कुल इस तरह हम लिया हुआ है क्यू। ये एक्चुअली है उसका मेन पोजीशन, जिस तरह हम पेंडुलम की बात करते थे। जब हम इसके अंदर ट्विस्ट पैदा करेंगे, जब हम इसको रस्सी के जरिए इसके अंदर ट्विस्ट पैदा करेंगे, तो ये जो पी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं? आर और इसके बीच में वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। और डेफिनेटली जब वो इस तरफ जाएगा तो थीटा बनेगा, जब वो इस तरफ जाएगा तो थीटा बनेगा, यानी आप अपने मरकज के साथ कोई एंगल क्रिएट करेगा। तो ये सारे का सारा जो है, ये अगर थीटा इधर है, थीटा इधर है, तो हम इसको 2 थीटा बोल देंगे, क्योंकि ये थीटा जमा ये जो 2 थीटा शो कर रहा है कि इसकी जो रोटेशन है वो मैक्सिमम 2 थीटा के बीच में है। थीटा एम उसकी मीन से किसी एक तरफ को एक्सट्रीम है और ये दूसरी तरफ को एक्सट्रीम है, तो कहलाएगा। हमारा सिस्टम जो है वो अब एंगुलर के अंदर चला गया हुआ है। ये हमने इसके अभी कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं प्रीवियस बुक्स के अंदर, हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, अगर आपके जहन में आ रही है तो यहाँ पे जो है वो थीटा बन गया हुआ है, थीटा एंगल। थीटा की मदद से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम नोट करेंगे। वहां पे पहले पेंडुलम में हम एक्स लेते थे और उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स एम कह रहे थे। स्प्रिंग के साथ भी यही सूरत हाल थी, एक्स और एक्स एम वाली। अब यहाँ वो सूरत हाल नहीं है। अब हम एक प्लेन और रोटेटरी प्लेन जिसके अंदर रोटेशन आई हुई है उसको डील कर रहे हैं, और उसकी रोटेशन को डील करने के लिए हमें एंगल्स की मेजरमेंट करनी पड़ेगी। जब एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे तो फिर हम वो रेडियंस के अंदर चले जाएंगे। मैं यहीं तक बात करके 1 सेकंड के लिए खामोश हो रहा हूँ, ताकि वो जो बातें पहले मैंने की हैं वो एक आप जहन में एक दफा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी, अगेन कमिंग बैक, तो टॉर्शनल मैं आप ऊपर से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से इस टॉप वाली लाइन से पढ़ रहा हूँ। टॉर्शनल ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क suspended by a wire attached to the center of mass of the disc। सिंपल सी बात बयान कर दी हुई है कि टॉर्शनल ऑसिलेटर हमने बना लिया हुआ है, जहनों में हमारे बन चुका हुआ है, और अगर जहन में बन गया हुआ है तो उसकी वर्किंग भी हमें अंडरस्टैंड हो रही होगी। उम्मीद के साथ बात कर रहा हूं। The other end of a wire supported the disc is fixed to a rigid support। पहले भी ये बात की है, फिर वही बात हो रही है। रिजिड सपोर्ट हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था और उसको एक्सप्लेन भी किया था हमने। अब यह डेफिनेटली हम दोबारा से नहीं पूछ। When the disc is in equilibrium, वही जो बात बार बार कह रहा था कि वो इन इक्विलिब्रियम में है। जिस तरह से जब आप कभी देखा होगा आपने किसी जगलर को जो तनी हुई रस्सी के ऊपर चल रहा हो, तो या तो उसने अपने बाजू दोनों तरफ को बाहर को फैलाए होते हैं, और वो जो बाजू होते हैं वो उसको वो कोशिश होती है कि वो बाहर की तरफ स्ट्रेच रहे और वो जमीन के पैरेलल रहे।
जब उसकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास रस्सी के ऊपर चलते हुए थोड़ा सा आगे पीछे कहीं होता है तो उसको अपने बाजू ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। ये मेरी बात को वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसा किसी को करते हुए देखा हो, चाहे टीवी पे देखा हो, चाहे वो उन्होंने लाइव देखा हो। अब यहाँ पे वही चीज जिक्र हो रहा है कि when disk is in equilibrium, radial line is drawn from its center to point O on its rim as shown। ये मैंने अभी बात की थी कि रेडियल लाइन, रेडियल का मतलब, लाइन का मतलब है ऐसी लाइन जो किसी सर्कुलर शक्ल की ये सेंटर से निकल के उसके रिम की तरफ जाए, उसके सर्कमफ्रेंस की तरफ जाए। तो ये हमने यहाँ से 0 से P तक हम वो एक लाइन ले है, रेडियल लाइन। ये रेडियल लाइन हमें अब बता रही है कि भाई इसका तो रेडियस है, ठीक है। रेडियस जिसका होता है वो डेफिनेटली वो कोई सर्कल के अंदर उसकी शक्ल सर्कुलर जैसी होती है, सर्कल वाली शक्ल होती है। इफ द डिस्क इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, शर्त लगी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी जब आपने डिस्क को रोटेट करना है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करे। Thus that line OP moves to the new position OQ, यानी अब जो OP थी वो OQ पे चली जाए, उसके बाद फिर वो OP पे आ जाए, यानी OP पे आ जाए फिर OQ पे आ जाए, यानी उसी तरह से दो पॉइंट्स के बीच में वो रोटेट करनी शुरू कर दी। रोटेशन, दैट इज द रोटेशन। और ये प्लेन में हो, इसको रोटेशन कहें या ट्विस्ट कहें। ट्विस्ट, ठीक है। ये ट्विस्ट एक डांस भी होता रहा है किसी दौर में। ये बहुत पहले जो है डांसेस के मुख्तलिफ फेजेस आए हैं। तो एक डिस्को डांस से पहले एक डांस जो चलता था बड़ा पॉपुलर हुआ है वो ट्विस्ट डांस था, जिसमें सिर्फ दो पाँव के ऊपर आपने अपने दोनों पाँव जोड़ लेने हैं और उसको अपने बॉडी को घुमाना है, पाँव को नीचे घूमने हैं और बॉडी घूमनी है, दैट इज ट्विस्टिंग, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्को और आगे जो भी आगे ब्रेक डांस और सारे कुछ चीजें। ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। मैंने एक रात को इसकी पेंडुलम की है मेरे पास एक एनिमेशन, वो मैं ग्रुप में सेंड करता हूं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखें ये साथ साथ देखें ना करना प्राइवेसी जी। नहीं, प्राइवेसी किसने लगाई हुई है? ये है ग्रुप में। नहीं, वो सीआर ने लगाई हुई है, पता नहीं ये ठीक करती है। अच्छा चले, मुझे उस ग्रुप का नहीं पता। वो ग्रुप, उस ग्रुप में मैं भी हूँ। यस सर, ऑफिशियल ग्रुप। ठीक है, अच्छा ठीक है। The twisted wire exerts a restoring torque on disk which extends to bring the reference line back to its mean position. The twisted wire exerts a restoring torque। अब टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। टॉर्क, जहां पे लफ्ज टॉर्क आता है वहां का मतलब ये होता है कि वो बॉडी रोटेशन के अंदर है, उसमें रोटेशन आनी है टू द डिस्क विच tends to bring the reference line back to its mean position. Okay, for small twist the restoring torque is given by tau is directly proportional to theta, that is angular displacement. Rotation is directly proportional to angular displacement, theta इसको बोलते हैं। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है आपको मेरे ख्याल में, ठीक है। ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारी बॉडी या हम कोई फोर्स लगा रहे हो किसी पॉइंट के ऊपर, किसी ऐसी लेंथ के ऊपर, किसी ऐसी बॉडी के ऊपर जिसकी कोई ना कोई लेंथ है और परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो और उसका दूसरा किनारा फिक्स्ड हो, तो हम उस बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा करते हैं। पिछला कॉन्सेप्ट है कि टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी या एफ क्रॉस आर। फोर्स और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? जहां फोर्स लग रही है और जिस जगह पे वो बॉडी दूसरे किनारे पे जहां फिक्स है उसके बीच का फासला। ये हमने पीछे कहीं पढ़ा हुआ है, जिसको हमने टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर कहा है, ठीक है। अब एफ क्रॉस हम आर का मतलब ये है कि भाई दोनों वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर मिकदार ही आएगी। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं।
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़रब खाते हैं, तो गिवन आंसर वुड बी द स्केलर वैल्यू। और जब वही वेक्टर्स अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, दैट वुड बी गिवन अनदर वेक्टर। अगर वो क्लॉकवाइज में हो तो उसका साथ साइन और होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर उनके साथ साइन कुछ और तरह से होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव लगा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम वो पॉजिटिव लगा देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू के थीटा, यानी -7 में लगाया हुआ है। के इज द कांस्टेंट, टॉ दैट इज नॉट जस्ट अ टी, दिस इज अ टॉ। टॉ लिखने का तरीका होता है, फिर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and k is the constant of proportionality. Its value depends on the nature of suspension wire. इन जो वायर आपने बांधी हुई है, इसकी रोटेशन का टोटल इन्हिसार उस वायर के ऊपर, उस रस्सी के ऊपर होता है कि जिसके अंदर ट्विस्ट पैदा होना। ओके, नेक्स्ट वे, इट इज कॉल्ड टॉर्क कांस्टेंट। द नेगेटिव साइन show that the torque is directed opposite to the angular displacement theta. Negative sign ये शो कर रहा है। According to angular form of Newton's second law, Newton's second law की ये शक्ल जो मैं जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इससे हम सारे वाकिफ हैं। इसको अगर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर शक्ल में हमने पढ़ना हो तो ये फोर्स जो होती है ये इट विल टेक द फोर्स, इट विल टेक द टॉ, इट विल टेक द पोजीशन टॉ, और m जो है इट विल टेक द i यानी इनर्शिया, और a जो है दैट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो इसको इसके साथ एनालॉजी करते हुए हमने ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन को इस तरह से हमने बना दिया। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, तो वो कौन सी, 1 और 2। तो क्या किया मैंने, -k थीटा इज इक्वल टू i अल्फा। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि जनाब -k जो है थीटा वैसे लिखा i, और ये वाला जो फैक्टर है इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अपनी पिछले भी हम लिखते रहे एक्सेलरेशन को, a इज इक्वल टू डी स्क्वेयर x ओवर डी टी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे थीटा आ चुका होगा, क्योंकि हम वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो चेंज इन पोजीशन आ रही है उसी की बेस पे हम अपनी वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, उसी बेस पे हम अपने एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। तो इसलिए हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। तो मैंने लगाया इसको जनाब फिर भाग के इस अल्फा की जगह पे ये डी स्क्वायर थीटा ओवर डी स्क्वायर। तो मैंने अब क्या कर दिया कि ये आई को उठा के इस तरफ ले गया, तो -k थीटा ओवर आई आ गया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल बात आपको समझ आ रही है। अगली हमारे पास, मैं ये आखिरी स्लाइड पढ़ूंगा, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठिए। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो इस तरह की कहते हैं, उससे सिमिलरिटी है भाई, इसको छोड़ना नहीं है, कंपेयर करना है। डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -k ओवर m इंटू एक्स। सिमिलरिटी कैसे कैसे है, वो किस तरह से, x कॉरस्पॉन्ड्स टू थीटा, m कॉरस्पॉन्ड्स टू i, k कॉरस्पॉन्ड्स टू k। ये उनके दरमियान में एनालॉजी लगवानी है। तो जब ये एनालॉजी लगाएंगे तो इक्वेशन भी उसी तरह से अपनी शक्ल को चेंज कर लेगी। पीछे हमने जो इक्वेशन 3 लिखी थी, x इज इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस y, अब वो इस तरह लिखी जाएगी, थीटा इज इक्वल टू थीटा m cos ओमेगा t प्लस y। थीटा m इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां था हमारे पास xm। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये पहले भी थे आपकी। ओमेगा इज इक्वल टू k ओवर l अंडर रूट, पहले क्या थी ये, k ओवर m अंडर रूट, अब ये k ओवर i अंडर बन गई। और जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई i ओवर k अंडर रूट, पहले था m ओवर k अंडर रूट, अब i आ गया। थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्यों फर्क आ गया, क्योंकि अब हम टॉर्शनल ऑसिलेटर को यूज कर रहे हैं, और टॉर्शनल पेंडुलम जो होता है उसके अंदर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे होते हैं, दो चीजों को हम देख रहे होते हैं। तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। यूज ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम,
अब ये टॉर्शनल पेंडुलम इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारी जो पुरानी घड़ियां थी जिसमें हम चाबी दिया करते थे अपनी घड़ियों को, हम 24 घंटे में एक दफा चाबी दिया करते थे, वो चाहे रिस्ट वॉच हो चाहे वो वॉल क्लॉक हो, उसके अंदर क्या था तो एक स्प्रिंग होता था। वो स्प्रिंग को हमने एक 24 घंटे के बाद चाबी देनी होती थी और उसके अंदर एक व्हील होता था, व्हील जो जिसके नीचे वो स्प्रिंग लगा होता था, जिसको हम जब टाइट करते थे तो वो उस व्हील को बैलेंस करता था और उसके अंदर एक खास किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस करता था। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर टाइम कीपिंग, that is the balance wheel of a mechanical watch in which the restoring torque is provided by a spiral, hair spring spiral। यानी स्पाइरल आपने देखा हुआ है, आपने देखा होगा बाज घरों के बाहर या घरों के अंदर वो गोल गोल घूमती हुई सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही होती हैं। गोल सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती हैं, इट विल टेक लेसर स्पेस एज कंपेयर टू अदर वन, सो इसको स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल। तो इसी तरह से जब स्प्रिंग जो घड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है वो भी इस तरह से गोल अच्छे की तरह से इस्तेमाल होता था। उसको जब चाबी देते थे उसके अंदर ट्विस्ट आ जाता था और वो टाइम के लिहाज साथ साथ वो एक्सपैंड होता था बाहर की तरफ को। इसी तरह से मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इट वाज यूज्ड इन कैवेंडिश मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैटलिजी। ये कैवेंडिश ने भी इस्तेमाल किया था। तो इसके बाद अगली हमारी स्लाइड वो है, दूसरी जो एप्लीकेशन है वो सिंपल पेंडुलम की है। मैं यहीं तक आज लेक्चर रख लें या आगे मजीद पढ़ा जाए, ये डिपेंड करता है आप लोग। बहुत बहुत अच्छा। चले इतना ही काफी है। हाँ जी, इतना काफी है, ठीक है जी। तो अभी इतने पे अगर हाँ चले मोहम्मद उसामा, ठीक है, इतना काफी है। तो आज का लेक्चर जो है मैं अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर को जो है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें उसकी, अगर आपने क्वेश्चन करना तो भी जारी आता है। यस सर।